हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। और इन कंसेप्ट्स का आना स्वाभाविक ही है, हर बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। और इधर देखो, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने बिल्कुल इनका एक आपके सामने स्क्रीनशॉट है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन, what will be the value of power coefficient if the frictional wind speed decrease at the turbine is 1 by 2। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना है। आपसे यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई है? पावर कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे और कई स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका राइट ऑप्शन फोर्थ कर दिया था, लेकिन राइट ऑप्शन फोर्थ नहीं है। वो किस कंडीशन में होगा मैं बताऊंगा आपको, और वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है, और कैसे है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, वो बात करेंगे। राइट ऑप्शन इसका 1/2 है, क्योंकि सीपी के लिए यानी कि पावर कोएफिशिएंट के लिए आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और कोशिश करा करो कि आप नोटबुक लेके बैठो। ये हमारे पास फॉर्मूला है, सीपी इजकल टू क्या होता है? सीपी पावर जो कोएफिशिएंट है उसके फॉर्मूला है 4a 1 - a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और जो यहाँ पे a है ना, वो एक्सियल इंडक्शन फैक्टर है ना। यानी ये होता है बेसिकली जो वेलोसिटी में जो डिक्रीज होता है, विंड की स्पीड में जो डिक्रीज होता है, बेसिकली वो है। जब किससे कंपेयर करें, एक तो जो बिना डिस्टर्ब हुए एक विंड स्पीड आ रही है, और डिस्टर्ब की वजह से जो डिक्रीज हुआ है, तो वो ए की वैल्यू है बेसिकली। तो हमने यहाँ देखा आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो सीधा सीधा जो डिक्रीज हुई है वो 1/2 दे रखी है ना। टर्बाइन डिक्रीज एट द टर्बाइन इज 1/2। तो ए की वैल्यू रखो यहाँ पे, ए इजकल टू 1/2। तो ये सीधा सीधा वैल्यू फॉर्मूले में रख दो और हमारा पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो सीपी इजकल टू क्या हो गया? 4, और ए की वैल्यू कितना हो गया? 1/2 हो गया, और 1 माइनस फिर ए की वैल्यू 1/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और 1 से आधा गया, आधा बच गया बटा, और इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू इसका क्या होल स्क्वायर, तो 1/4 आ गया, और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? राइट आंसर 1/2 आ गया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, बेड्स लॉ है ये, है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैक्सिमम की अगर वैल्यू पूछे तब 16/27 आता है। वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए देखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत पहले यही पूछा जाता था, और हो सकता है अब ऐसा पूछा जाए। अगर आंसर विल बी 16/27, या फिर ये 16/27 लगभग कितना परसेंट हो गया? 59.3% है। दिस इज द बेड्स लिमिट, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल विंड टर्बाइन। आपसे पहले सीधा क्वेश्चन पूछ लेते थे कि अकॉर्डिंग टू द बेड्स लिमिट मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है आइडियल विंड टर्बाइन की? वो होती है 16/27, या फिर बोले लगभग 59.3% होती है। लेकिन वो किस कंडीशन पे होगी? जब ए की वैल्यू होगी वो कितना होगी? 1/3 होगी। तब याद रखना, ए की वैल्यू जब 1/3 होगी ना, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 16/27 आएगी, लगभग 59.3% होगा। दिस इज द बेड्स लिमिट, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल विंड टर्बाइन। याद रखना, आप चाहे उस फॉर्मूले में रख लो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 4a, है ना, 1 - a का होल पावर, यही था फॉर्मूला। वापिस दिखा देता हूं, यही देखो फॉर्मूला था ना, सीपी इजकल टू 4a 1 - a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेड्स लिमिट की, कि मैक्सिमम कितनी आएगी, तो 1/3 पे आएगी, और वो कितना है? 16/27। तो चाहे आप रख के देख लो, 4a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/3 कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसी वैल्यू पे मैक्सिमम आएगी। 1 - 1/3 का स्क्वायर आ गया। तो सीधा इसको सोल्व कर लो भाई, है ना। ये आ गया हमारे पास 4/3 आ गया, है ना। और यहाँ पे 1 - 1/3, तो यहाँ 3 ले लो, तो 3 2 माइनस यहाँ पे, और 3 - 1 यानी कि 2 का ये होल स्क्वायर, यानी कि 4/3, है ना। यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2/3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि कितना हो गया? 4/3
और 2 का 2 दूनी 4, 3 तिये 9, है ना, यही हो गया। तो कितना हो गया, 4 चौके 16 और 3 निमे 27, 16/27, ये मैक्सिमम होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेड्स लिमिट यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है आइडल विंड टरबाइन की, तो आप कहोगे 59.3% या फिर कहोगे 16/27, और या ये पूछें कि ए की वैल्यू कितनी भी आएगी मैक्सिमम, तो आपको बोलना है 1/3 की। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते हैं विंड से, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ध्यान रखोगे। और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करिए और आप बताइए कि ऐसे 25 क्वेश्चन के एग्जाम तक आपको सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट मैक्सिमम आएंगे, बात करेंगे तभी, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तभी मैं कम्युनिकेट करूंगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है और इस तरह के सेशन एग्जाम तक चलने चाहिए। और मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें। बढ़िया लग रहा है, एथिकल बातें हैं, तभी आप लिखिए बढ़िया, लाइक तभी कीजिए, वरना नहीं, ठीक है। और ये फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है अभी नेक्स्ट सेशन के लिए, ये मैं लास्ट में बात कर लूंगा आपसे, है ना, नेक्स्ट सेशन के लिए। अब ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, ये भी क्वेश्चन देखो, मैं सारे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये देखो, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज ऑलवेज, क्या कह रहा है, मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज ऑलवेज कितना होता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 है। लेकिन आपको ये समझ में आया क्या, कह क्या रहा है, मीन, एक ये तो मीन है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपको पता है। तो कह रहा है मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहा है। एक एग्जांपल से समझिए आप इसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं, कोई बच्चा है उसके मार्क्स आए हैं, कितने कितने मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं 40, है ना, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो इसका मीन कितना आ गया ये बताओ, यानी कि मीन कितना निकालोगे इसका। तो मीन निकालने का एक ही तरीका है, ये 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 वैल्यू जोड़ो। अगर इसको जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, लगभग ये जोड़ दो 90, ये वैल्यू 490 आ गई, कितनी आ गई 490, है ना। और कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 है, डिवाइड बाई 7, तो यानी कि मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। ये वैल्यू है मीन की 70, ठीक है ना। ये नॉर्मली मीन की वैल्यू आई है 70, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, यानी कि ये बात कर रहा है कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज द मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स है, जो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है, उससे हम मीन को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब करेंगे ना तो जो वैल्यू आएगी मीन की वो ऑलवेज 0 आएगी, ठीक है। मैं एक नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, हमने देखो क्या करा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मार्क्स लिए 40, है ना, 50, है ना, 60, 70, है ना, 80, 90 और 100 है। तो आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे बना लीजिए, है ना, ऐसे हमने बात की, ये ऐसे बनता है ना, तो यहाँ की वैल्यू कह रहा है ये, तो एक वैल्यू यहाँ पे कह रहा है ये 0 के इक्वल हो जाएगा जब हम बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, जब बेसिकली इसका नॉर्मल जो स्टैंडर्ड की बात करेंगे, है ना, मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात करेंगे। तो फॉर्मूला, इसका मीन तो हमारे पास निकल के आ गया, है ना, क्या निकल के आया, 70 निकल के आया। लेकिन हमने इसका फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस जो मीन है बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिख रहा है, आराम से समझिए, 40 के बाद 50 है, 60 है, 70 है, तो एक इक्वल गैप है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 10 है। अब हमारे पास वैल्यू रखिए, एक एक की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू वो 0 के इक्वल आएगी, वो देखनी है हमें, ठीक है। तो देखिए x यहाँ पे 40 है, पहली वैल्यू ये ले रहा हूं मैं 40, ठीक है। और मीन तो हमें निकाल ही लिया, कितना है मीन हमने निकाला था, हमारे पास आ गया 70, तो 40 माइनस 70, और ये बटे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है 10, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 40 में से 70 माइनस के 30 आ गए, माइनस के 30 बटे 10 यानी कि माइनस का 3, तो 40 के नीचे तो -3 आ गया, ये देखिए एक एक वैल्यू आराम से देखिए, 40 के नीचे -3 आ गया। फिर हम 50 की बात करते हैं, z इक्वल टू 50 -70, वो तो वही रहेगा क्योंकि मीन तो वही है, बटे 10, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 -20 बटे 10 यानी कि -2, तो यहाँ पे 50 की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है।
40 की -3 कैसे आई समझ में आया? 50 की -2 आ गई। 60 की कितनी आएगी? z इजकल टू 60 - 70 अपॉन 100, तो वही आ गई -10 अपॉन 10, सॉरी, है ना, -10 अपॉन 10, तो -1 आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -1। अब सीधा उस पे आ जाइए, इस वैल्यू पे। तो x की वैल्यू कितनी है? ये ओरिजिनल वैल्यू भी 70 है और हमारे पास मीन भी 70 था। 70 बटे 70 -70 अपॉन 10, तो 70 - 70 कितना आ गया? 0, है ना। तो देखो ये कह रहा है ये कि ये वैल्यू 0 है। समझ में आई बात? आई क्या समझ में? क्या कह रहा है ये? आराम से समझना, इस तरह से फॉर्मूले से करना है। कह रहा है कि मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कैसे आया ये समझ में आ गया? क्योंकि पहले हमें क्या है, फॉर्मूला लगा के देखेंगे, z इजकल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आगे 0, ये प्रूव भी हो गया। और ये ऐसा करते क्यों है, स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं, है ना, इसका रीजन क्या है? जैसे आप नॉर्मली बात कर लीजिए, किसी को यूके में बैठा है और यूके में बैठा हुआ कहे कि यहाँ पे है ना अभी आज 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है ना, और एक मान लेते हैं कोई कोई गर्म कंट्री, कोई और एकदम बिल्कुल गर्म देश है ना, सऊदी अरब वगैरह, इधर कोई इधर बैठा है और वो कहे यार हमारे यहाँ टेम्परेचर तो 38 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप देखो यूके में अभी आपको लग कह रहा है कि यार जो यहाँ पे है गर्म है ना, वहाँ तो बहुत गर्मी है, 38 है, लेकिन कंपैरिजन करिए, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करिए। यूके में नॉर्मली टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और आज 28 है, तो 8 डिग्री बढ़ा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्मली टेम्परेचर 40 डिग्री रहता हो और आज 38 है, तो यहाँ नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ गई। लेकिन जब देखा तो एकदम से पॉजिटिव लग रही थी चीजें, तो इसलिए हमें स्टैंडर्डाइज करनी होती है चीजों को, है ना, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्डाइज किया, ऐसा है, इसलिए ये बेसिकली हम स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या आ गया इसका कि इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर ऑप्शन देखते ही आ रहा है ना कि याद हो जाता है। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरे तो ऑप्शन याद हो गया, याद से नहीं, ये फॉर्मूला कौन सा लगा, कैसे क्वेश्चन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको मैं नोट और बता देता हूँ, ये नोट भी आपसे पूछा जाता है, एक बार आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है। देखो ये क्या है, कह रहा था सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ये कह रहा था सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये क्या कह रहा है, जैसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने कहा एक वैल्यू है 5, एक है 10, एक है 15, एक है 20, एक है 25, ये 5 वैल्यू ले ली, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, निकालिए। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75 हो गया। तो मीन कितना निकल गया, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, इसका मीन आ गया 15 हमारे पास। तो अब ये कह रहा है ये जो डेविएशन है ना, कितना डेविएशन है और इनका सम करोगे तो 0 आएगा। चलो करके देखते हैं। हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी है, 15 है, और डेविएशन को माइनस करिए, ये -5, तो हमारे पास आ गया 10। ठीक है, अब ये तो 15 ही रहेगी मीन की वैल्यू, ये डेविएशन -10 यानी कि 5 का डेविएशन है, ये फिर 15 है, तो 15 में 15 है तो डेविएशन है ही नहीं, कोई 0 है। अब 20 है तो 15 -20, यहाँ पे -5 का डेविएशन हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ 25 है तो 15 -25 यानी कि -10 का डेविएशन हो गया। तो ये कह रहा है इनका जो सम होगा वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस के 15 हो गए और प्लस के 15 हो गए, तो सम कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये यही बात कह रहा है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। चलो, और प्लीज कमेंट में बात करते रहिए, टू वे कम्युनिकेशन करते रहिए कि आपको कैसा लगा, सब ठीक लग रहा है क्या, बढ़िया से चल रही है क्या बातें, आपको एक नेक्स्ट सेशन भी चाहिए क्या इस तरह का, ये सारी कमेंट करोगे तभी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो ये बढ़िया से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फॉलोइंग, है ना। आपको बताना है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपको पता है अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दो तरह की बात करते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस होता है और एक डिस्क्रीट होता है ना। कॉन्टिन्यूस में तो क्या होता है कि पॉइंट वगैरह के सब नंबर आ जाते हैं, पॉइंट वगैरह। डिस्क्रीट में होल नंबर आ गया 1 2, जैसे कॉइन उछाला तो कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया, तो वो एक वो क्या डिस्क्रीट हो गया, पॉइंट में नहीं आएगी ना। जैसे हाइट है, हाइट आ सकती है, पॉइंट में आ गया।
5.6, 5.3 है ना, 6.2, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो आपसे यही पूछा है कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में है। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बाइनोमियल में नहीं होगी, मैं बताऊंगा कैसे। एक तो यहाँ यूनिफॉर्म में होगी और एक होगी नॉर्मल में, यानी कि बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या होगा? बी और डी, ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है। आप ये लिख लेना नोटबुक में, है ना, कैसे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, इसको हम और एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, बी एंड डी। देखिए हम बात करते हैं बेसिकली, हाँ देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दो तरह का है जो मैंने बात की। एक है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वैल्यू आर काउंटेड इन द होल नंबर, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कंटिन्यूस बेसिकली होल नंबर रहेगा। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो रेंज होती है, जैसे हाइट की बात करें 5.2 जो हम अभी बात कर रहे थे, ये तो नॉर्मल बात होगी। इसके बाद जैसे हमने बात की जो बाइनोमियल है बेसिकली वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है ना, इसीलिए हमने इसको एलिमिनेट किया। तो बाइनोमियल नंबर ऑफ सक्सेस, जैसे हमने कोई टॉस किया, 5 बार सिक्का उछाला तो कितनी बार हेड आया, तो पॉइंट में तो आएगा नहीं, 1 बार 2 बार 0 बार 5 बार, यही बात होगी ना। तो बेसिकली ये एक बाइनोमियल हो गया। तो इसलिए बाइनोमियल में कैसा है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। जबकि जो क्वेश्चन में पूछा था वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए ये नहीं होगा। यूनिफॉर्म है, बिल्कुल राइट है, यूनिफॉर्म। ये डिस्क्रीट हो गया, है ना, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। देखिए क्या, इन कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल वैल्यू इन एन इंटरवल आर इक्वली, जैसे रैंडम नंबर ले लें हम 0 से 1 के बीच का, तो बहुत सारे पॉइंट की वैल्यू भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, तो दिस विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म, और इसलिए कॉन्टिन्यूस में रखा गया। जो हाइपर जियोमेट्रिक है वो भी क्या है, बेसिकली डिस्क्रीट है। इसमें क्या होता है, जैसे एक बॉक्स दे दिया मैंने और मैंने कहा कि रेड बॉल उठाइए, तो रेड बॉल है तो यानी या तो एक उठेगी या दो उठेगी या नहीं उठेगी, होल नंबर में ही आएगा। तो दिस इज द कॉल्ड हाइपर जियोमेट्रिक, और ये भी डिस्क्रीट है। और नॉर्मल है, आपको पता है, जिसमें बेल शेप्ड कर्व बनता है, वो तो बेसिकली कंटिन्यूस ही होता है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हाइट और वेट की बात करते हैं, आईक्यू की बात करते हैं, ये सब, इसलिए कॉन्टिन्यूस में ये गया। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज आप लिख के रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। लिखोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी और परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है ना आपको बहुत कंफ्यूज करके जाएगा। बेसिकली ये कंफ्यूज आपको सिंपली लग रहा है, और ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखिए, द transitional zone between two or more communities has a greater number of species and population density at the junction। क्या कह रहा है, जो बेसिकली एज इफेक्ट जिसको बोलते हैं इकोलॉजी में हम, क्या द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर कम्युनिटीज, दो या दो से ज्यादा कम्युनिटीज आ गई यहाँ पे, तो ट्रांजिशन जोन होगा, वहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन होगी, क्योंकि उस कम्युनिटी की भी होगी, उस कम्युनिटी की होगी, एक इन्वायरमेंट मिला, कुछ नई स्पीसीज भी आएगी, तो ये बात ठीक है। लेकिन इसका रीजन देखिए क्या कह रहा है, बाउंड्रीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन थ्रू इन्वेजन, माइग्रेशन एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ये ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट कर दिया कि ए और आर करेक्ट है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ऐसा कर दिया। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा, ए एंड आर करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये होगा। क्यों होगा ये, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो ये इसका एक प्रोसेस बता रहा है ना। लेकिन ये ट्रांजिशन जोन पे जो हायर कम्युनिटी होगी, है ना, हायर नंबर ऑफ स्पीसीज होगी, उसका एक प्रोसेस बता रहा है कि ये चीज यहाँ हो सकती है। लेकिन हायर नंबर किसकी वजह से होगा, ये कारण स्पष्ट नहीं, कारण तो ओवरलैपिंग की वजह से होगा ना। अगर यहाँ ओवरलैपिंग की बात होती तो हम कह देते कि रीजन ठीक है। तो बहुत गहराई है इस क्वेश्चन में, इसलिए राइट ऑप्शन बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये समझ के करना है, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार में आप कहीं इसको सर्च भी करोगे तो बहुत जगह आपको राइट ऑप्शन फर्स्ट दिखाते जाएंगे, लेकिन यूजीसी ने भी बहुत अच्छे से इसको समझा, एक्सप्लेन किया, और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन है इसका ये। तो मेन रीजन क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ कम्युनिटीज एज इफेक्ट, नॉट माइग्रेशन और कंपटीशन, इसलिए उसको हमने राइट तो माना लेकिन एक्सप्लेनेशन में नहीं माना, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इधर नेम ऑफ डिजीज दी गई है और यहाँ पे सिंपल सिम्टम्स दिए गए हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। जैसे फ्लोरोसिस, आपको पता है एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस होता है, और यहाँ पे हड्डियों या स्केलेटन डिफॉर्मिटी, यानी कि एक के साथ हमारा 3 आ गया क्वेश्चन। और आप मुझे एक बात और बताइए,
आपको पता है जो इंडियन स्टैंडर्ड है ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें बहुत सारे पैरामीटर की बात करते हैं। तो फ्लोराइड की कितना लिमिट होना चाहिए, है ना, ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का। पीएच, ये आपसे पूछ लेते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, नाइट्रेट कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए। और ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से आपको पैरामीटर्स याद है। आपको पता है इन पैरामीटर से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फ्लोरोसिस स्केलेटन डिफॉर्मिटी हो गई। उसके बाद मैथमोग्लोबोनेमिया, तो मुझे एक बात याद आती है, आपको पता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट की वजह से होता है। तो ये डी का आ गया 2। तो डी का 2 देखो सब में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरोसिस है वो यानी कि ए का 3 किस में है, ए का 3 2 में आ गया, यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया, सेकंड और फोर्थ हो। अब चलो बात करते हैं मीनामाटा डिजीज। आपको पता है मीनामाटा मरकरी की वजह से होता है और इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो सी का आ गया 4, है ना, सी का 4। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास बन गया। और जो आर्सिनोकोसिस है वो स्किन लेशंस, ये वाला हो गया। तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। थ्री, थर्ड ऑप्शन क्या है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये राइट ऑप्शन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में कर सकता है, क्योंकि अगर किसी को आर्सेनोकोसिस के बारे में मीनामाटा के नहीं पता हो तो यहाँ गड़बड़ हो सकती थी। तो राइट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मिलियन टन पर ईयर एज पर करंट स्टेटस। कौन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अगर इनमें सबसे ज्यादा तो हमें पता है चाइना है, और इनमें सबसे कम है यूके। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सबसे कम यूके हो और चाइना सबसे ज्यादा हो। तो ऐसे दो ऑप्शन हो गए भाई, है ना। तो ये तो कट गया, अब दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि इंडिया और रशिया में कौन ज्यादा करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो इंडिया, है ना, उससे ज्यादा रशिया करता है या इंडिया, नहीं, उससे ज्यादा इंडिया करता है भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी डी ए बी। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी डी ए बी। यानी कि इसमें सबसे कम हमारे पास कौन सा आ गया, सबसे कम आ गया हमारे पास यूनाइटेड किंगडम यूके आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया रशिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ गया भारत इंडिया, और उसके बाद आ गया चाइना सबसे ज्यादा। तो राइट ऑप्शन है सेकंड, सी डी ए बी विल बी द राइट ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये करंट से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कहाँ कंफ्यूज करता है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, और ये काफी रिपीट होता है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इन नेट में तो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटाबॉलिक स्टेज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन बायोगैसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का जब बायोगैसिफिकेशन करते हैं तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। यहाँ सबको पता है कि सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होगा, और सबसे लास्ट में भी पता है कि मेथेनोजेनेसिस, यानी कि मीथेन का जेनेसिस होगा, मीथेन बनेगी। ये सबको पता है कि सी सबसे पहले आएगा इसमें और डी सबसे लास्ट में आएगा। तो सी सबसे पहले और डी सबसे लास्ट में। तो इस तरह के हमारे पास दो ऑप्शन बन गए, है ना, दो ऑप्शन। तो एलिमिनेशन मेथड काम में लिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब आपको ये यहाँ कंफ्यूज करता है कि एसिड पहले बनता है या एसिड, है ना, एसिटोजेनेसिस पहले होता है या एसिडोजेनेसिस। तो याद रखना, पहले एसिड बनता है उसके बाद एसिड बनता है, एसिडोजेनेसिस पहले होता है। यानी कि सी के बाद बी आएगा और बी के बाद ए आएगा, यानी कि सी बी ए डी, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये याद रखना आप, बहुत याद भी रखना और समझ में भी, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले एसिड बनेगा उसके बाद एसिड बनेगा, एसिटोजेनेसिस बाद में होता है, ये ध्यान रखना। तो सी बी ए डी, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हाइड्रोलिसिस में तो आपको पता है क्या होता है, हाइड्रो पानी है, लिसिस तोड़ता है, सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है या प्रोटीन है, आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स सच एज सुगर, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। दिस इज ऑफन द रेट लिमिटिंग स्टेप। लिमिटिंग स्टेप है ये, तो भाई जितना ज्यादा होगा
है ना। रेट लिमिटिंग स्टेप तो है ही, ज्यादा होगा तो ज्यादा रेट से काम करेगा। एसिडोजेनेसिस देखिए, ये मैंने अलग अलग कलर भी कर दिया है। उसके बाद होगा एसिड बनेगा, यानी कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट द सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोलिसिस इनटू ऑर्गेनिक एसिड, वोलेटाइल फैटी एसिड, अल्कोहल का। तो यहाँ बन गया ना वोलेटाइल फैटी एसिड, तो एसिड पहले बना। फिर आएगा एसिटोजेनेसिस, यानी कि एसिटोजेनिक बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट फ्रॉम एसिडोजेनेसिस इनटू एसिटिक एसिड, एसीटेट, है ना। और फिर है मेथेनोजेनेसिस, यानी कि मेथेनोजेनिक कन्वर्ट द बेसिकली इमीडिएट प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक, है ना, इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच टुगेदर फॉर्म बायोगैस। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कई बार रिपीट हुई है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोगों को सेशन ठीक लग रहा है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो ना, तो याद करवाना भी जरूरी है। अगर आपको इस तरह के आपको कंटिन्यूस सीरीज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें कि हाँ हमें चाहिए। देखता हूँ कितने बच्चे सीरियस है और कितने बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें नेक्स्ट सेशन भी चाहिए, ठीक है। चलो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू ए फ्यूजन रिएक्टर, ए फ्यूजन रिएक्टर कैन नॉट मेल्ट डाउन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ए फ्यूजन रिएक्टर, ए फ्यूजन रिएक्टर कांट मेल्ट डाउन बिकॉज रीजन दिया है इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग द प्लाज्मा विल कोलैप्स एंड फ्यूजन विल स्टॉप। ये बिल्कुल ठीक है, दोनों बात, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और सही से एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो दो तरह की रिएक्शन की बात करते हैं, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन रिएक्शन है वो चैन रिएक्शन, आपको पता है, तो वहां तो चीजें मेल्ट हो जाएगी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो। जैसे यूं समझिए कि यहीं आग लग गई, है ना, आग लग गई और कंट्रोल नहीं हुई तो सब मेल्ट कर जाएगी। और फ्यूजन उस तरह से है जैसे मान लो आप स्टोव में कोई चीज गर्म कर रहे हो, ठीक है ना, गर्म कर रहे हो, लगा कि चीजें बहुत ज्यादा गर्म हो गई है तो आप रोक सकते हो, तो वो एक तरह से फ्यूजन है, यूं समझिए। तो ये सही कह रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्यूजन रिएक्टर ए फ्यूजन रिएक्टर कांट मेल्ट डाउन, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज कुछ भी रॉन्ग होता है यहाँ पे तो प्लाज्मा कोलैप्स होगा और वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा और चीज को रुक जाएगी, इसीलिए ऐसा होता है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, इन दोनों प्रोसेस के बारे में ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो लिख दिया ना कि फिजन है वो चैन रिएक्शन कंटिन्यूस है, फ्यूजन है रिएक्शन स्टॉप इमीडिएटली इफ डिस्टर्ब्ड, है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बायो रेमिडिएशन के बारे में क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। बेसिकली वो इसलिए कंफ्यूज हुए, उनको भी इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक लगने लग गया था, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक है कि आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, ये सिलेक्ट करना। देखो क्या है, असर्शन कह रहा है बायो रेमिडिएशन इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव एरिएशन and nutrients in the contaminated site and microbial seeding using जीनोबायोटिक्स डिग्रेडिंग माइक्रोब। जीनोबायोटिक्स जो केमिकल्स है ना, जो बनाए गए हैं। तो कह रहे हैं बायो रेमिडिएशन इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, ठीक है, टू इम्प्रूव एरिएशन एंड न्यूट्रिशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है कि इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन होता है, इंप्रूव करते हैं एरिएशन एंड न्यूट्रिशन इन द कंटेमिनेटेड साइट पे, ठीक है, करते हैं। एंड माइक्रोबियल सीडिंग यूजिंग जीनोबायोटिक्स डिग्रेडिंग माइक्रोब्स, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रीजन क्या दिया है देखिए, कह रहा है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बूस्ट प्लांट ग्रोथ एंड माइक्रोबियल सीडिंग इंप्रूव ओवरऑल माइक्रोबियल बायोमास इन द कंटेमिनेटेड साइट। ये बात ठीक है, लेकिन ये अपनी अपनी जगह दोनों बात ठीक है। ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि किस तरह से करता है, या एक्सप्लेन कब कर कैसे होता है कि वो कैसे मॉडिफाई करता है, क्या प्रोसेस की बात होती। लेकिन ये तो सिंपली कह रहा है कि मॉडिफिकेशन जब हो जाएगा तो प्लांट है वो बूस्ट हो गया, प्लांट ग्रोथ बूस्ट होगी, तो ठीक है, दोनों बात ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस तरह से सोच के करना है, और रीजन में बिकॉज क्यों की लगा के क्वेश्चन किया करो। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको पता है एक बार यूपीएससी में, अब की बार आईईएस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ये आपके जस्ट पीछे वाले एग्जाम में, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है वेटलैंड इकोसिस्टम स्टोर एंड प्यूरिफाई वाटर। ये बिल्कुल ठीक है, जो वेटलैंड है ना, इकोसिस्टम स्टोर करता है और प्यूरिफाई वाटर करता है। आपको पता है एक चीज और, रामसर कन्वेंशन इसीलिए है, और अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये याद रखना, इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी हो चुकी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शतक मार दिया है, टोटल 100 हो चुकी है। तो आपको बताना है ऑप्शन कमेंट में कि 100वीं कौन सी बनी है, ये आपको बताना है। 100
या सोवी अभी बनी है वो कौन सी बनी है, रामसर साइट। पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है कोरल रिफ्स रिच इन कैल्केरियस मटेरियल हैव लो प्रोडक्टिविटी। कोरल रिफ्स कोई लो प्रोडक्टिविटी थोड़ी रखती है, ये तो बहुत गलत बात कर रहा है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये काट दीजिए। और आप देखिए जैसे ही बी काट देते हो आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, यहाँ बी है कटिया, यहाँ बी है कटिया, यहाँ बी है कटिया, सीधा का सीधा एक ऑप्शन बच गया, वो है थर्ड ऑप्शन ए सी और डी। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा चित्त शांति से पेपर अटेम्प्ट करोगे। मैंने अपना जो पेपर वन का चैनल है SWMG UGC नेट का एक पेपर वन का भी चैनल है, उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई है ना आपको कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आप सुना करो, ठीक है ना। जो बात है मैं काम की ही करता हूँ। तो आगे कह रहा है जो चैपरल इकोसिस्टम शो एक्सीलेंट रेजिलियंस स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर वहाँ पे फायर वगैरह ये हो गया तो वापस से रिस्टोर हो जाता है, ये अच्छी स्टेबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। और आर्कटिक इकोसिस्टम है स्मॉल फूड चेन, बिल्कुल इन्वायरमेंट ही ऐसा है वहाँ पे ठंडा, तो वहाँ पे जो फूड चेन होगी वो बहुत स्मॉल होगी, लंबा नहीं चलेगी। मैं बात दिखाऊंगा आपको, डायग्राम भी दिखाऊंगा। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एस्चुरिन इकोसिस्टम है, नहीं नहीं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एस्चुरिन न्यूट्रिएंट एस्चुरिन जो डेफिशिएंट थोड़ी होता है, बहुत ज्यादा होता है, लो डाइवर्सिटी नहीं होती, हाई होती है, ये काट दीजिए। तो राइट ऑप्शन ए सी डी आ गया। चलो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, वो समझना, आप बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखो वेटलैंड इकोसिस्टम है, ये समझ में आया आपको। उसके बाद में ये है रिच इन कैलकेरियस, ये रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, है ना, ये बायोडाइवर्सिटी रिच है बेसिकली, वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी रख रखी थी ना, ये हाई आएगी किसमें, कोरल में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो बेसिकली सब लैंड है ना, जो एक्सीलेंट स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे वो ये था, जिसमें चैपरल की बात कर रहे थे हम। वो आर्कटिक इकोसिस्टम है बेसिकली, ये हो गया बिल्कुल ठंडा है, तो यहाँ पे जो लो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे फूड जो चैन रहेगी वो भी क्या रहेगी, बिल्कुल छोटी रहेगी। और उसके बाद जो एश्योरीज इकोसिस्टम है बेसिकली, वो न्यूट्रिएंट है ना, ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन रिवर एंड ओशियन, और हाई प्रोडक्टिविटी होते हैं और हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है एश्योरिन इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आपसे एक बार पहले भी क्वेश्चन अलग से एश्योरीज के बारे में पूछा गया है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिर मैंने फाइनली आपको ना एक चीज और भी पूछी जा सकती है, ये मैंने टेबल बना दिया है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो जो हम बात कर रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी सुन लीजिए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सुनो क्वेश्चन की। कह रहा है कि ए हाइड्रो पावर डैम हैज इट्स हेड 200 मीटर एंड वाटर रिजर्वायर एरिया कितना है, 4 इंटू 10 to the power 10 मीटर स्क्वेयर। इफ द डिस्चार्ज रेट इज 950 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और यहाँ पे 9.8 दिया गया है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो है। तो आपको बेसिकली पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक में चेंज होना, हाइड्रो में यही होता है। तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला याद रखना, सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना, जो चीजें आई है उसको सबको मिला के इंटू कर दो, एरिया छोड़ देना, ठीक है ना। बेसिकली हमें हाइट और इनका मतलब होता है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। एक तो हेड की जरूरत है, हेड आपको 200 मीटर दिया हुआ है, और डिस्चार्ज रेट कितना है वो आपको दिया हुआ है ना, 950 है। और एक्सीलरेशन कितना है ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 है। और वाटर की जो डेंसिटी है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दी, आपको पता भी होना चाहिए, डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको सीधा सीधा अगर आपको पावर कैपेसिटी निकालनी है तो वाटर की डेंसिटी के साथ इनटू करिए किसका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, उसके बाद डिस्चार्ज रेट का, और जो हेड है हाइट का, तो इसका करिए। हेड कितना हमारे पास 1000 है ये, ठीक है ना, ये 1000 है। जो वाटर का जो डेंसिटी है याद रखना। उसके बाद एक्सीलरेशन है वो 9.8 है, ठीक है, 9.8 है। इसके बाद ये 950 है, ठीक है, हमारे पास डिस्चार्ज जो रेट है, और हेड है 200। तो देखो अगर आप ऐसे एक एक चीज ऐसे करोगे पॉइंट में, इसको आप 10 मान सकते हो, मान सकते हो ना। तो जैसे ही 10 माना तो यहाँ पे 4 जीरो आ गया, है ना, 4 जीरो आ गया। यहाँ पे आप 9 मान लो, 9 दूनी 18, है ना, 180, तो 95 है तो 181, तो लगभग 180 181 वाला ऑप्शन देखो क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। 180 81 वाला, 100 ये 186, है ना। अब सीधा करोगे तो ऐसे देखो, एक फॉर्मूला लिया कि 180 82 वाले आ जाएगा। तो यहाँ देखो मेगावाट में दिया हुआ है, मेगावाट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी, है ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो सीधा सीधा कितनी आएगी, 1862 मेगावाट आ जाएगी।
सीधा आप देखो, ऐसे नहीं कि एक एक पॉइंट में ऑप्शन करके, क्योंकि देखो अगर ऑप्शंस देखो ना तो बहुत डिफरेंट है, अलग अलग दिया हुआ है, तो सीधा एक आइडिया लग गया कि 185 86 वाली ऐसी कोई कैलकुलेशन देख लेते हैं तो सीधा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। बस इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करके लिख कर लो कि ये फॉर्मूला लगाना होता है जब हमें पावर कैपेसिटी निकालनी है हाइड्रो पावर प्लांट की, है ना। मैंने विंड के बारे में भी आपको न्यूमेरिकल बताया, हाइड्रो पावर के बारे में भी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन कहा है कि अरेंज द डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि नंबर पर मीटर स्क्वायर कितने स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिज्म इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि मिडो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको पूछा है कि एक डेंसिटी यानी कि एक एरिया दे दिया मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का, और आपसे पूछा है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी डेंसिटी होगी, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है जितना एनिमल का साइज बड़ा रहेगा उसकी डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बर्ड्स एंड मैमल्स मुझे सीधा सीधा लग रहा है सबसे बड़े हैं, है ना, यूं मान लीजिए सीधा सीधा, तो इनकी सबसे कम होगी। और यहाँ बैक्टीरिया और फंजाई है वो सबसे ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये सबसे ज़्यादा सी, यानी कि बी सबसे पहले और सी सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इस तरह के ऑप्शंस देखिए, तो इस तरह के ऑप्शन में पहला हमारा कट गया क्योंकि सी इसके लास्ट में नहीं है, और ये सेकंड भी, थर्ड कट गया बिल्कुल ही, ना तो इसके फर्स्ट में बी है ना लास्ट में सी है, तो दो ऑप्शन और बच गए। अब हमारे पास देखना है कि इसके बाद क्या आएगा। बी के बाद सीधा देखो, अगर सोइल ऑर्थोपोड्स है ना, एनालिड्स है और निमेटोड्स है, ये तो छोटे हैं, लेकिन हर्बेसियस एंजियोस्पर्म्स बड़े हो गए भाई। तो सीधा से बात है, ये इनका कंपैरेटिवली ए कम होगा, तो बी के बाद ए हो गया, ए के बाद डी हो गया, तो बी ए डी सी। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ए डी सी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था ना, तो सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी होगी, ये तो फोर ऑप्शन है वो राइट हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्न ओवर रेट ऑफ मैरीन ऑटोट्रोफस इज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोफस। द टर्न ओवर रेट ऑफ मैरीन ऑटोट्रोफस इज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोफस। ये बिल्कुल ठीक बात है कि टर्न ओवर रेट होती है मैरीन ऑटोट्रोपस होती है उसका जो फास्टर है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोपस में काफ़ी अगर बात करें उसका मास की भी बात करें वो ज़्यादा रहता है, तो टर्न ओवर रेट ऑटोट्रोपस का है ना फास्टर होगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन रीजन देखिए कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोपस कंट्रीब्यूट लेस टू द स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स। यहाँ गलती हो गई, ये कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोपस कंट्रीब्यूट लेस टू द स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एज कंपेयर टू मैरीन इकोसिस्टम। नहीं, टेरेस्ट्रियल इको जो ऑटोट्रोपस है वो कंट्रीब्यूट करते हैं मोर स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स में, लिग्निन वगैरह ये बनता है, तो बहुत ज़्यादा बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता है कंपेयर टू मैरीन इकोसिस्टम के या ऑटोट्रोपस के, तो ये गलत हो गया भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कहाँ पे सिली मिस्टेक करवा सकता है, ये चीजें पता होना चाहिए, और ये पता तभी होगी जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे सोच समझ के। आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि भागते हुए चीजें पढ़नी है कि ये करवा रहा है उससे भी पढ़ लो, ये करवा रहा है उससे भी पढ़ लो। आप पहले, क्योंकि सोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप पहले अपने आप को शांत करिए कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कितना, कौन कहाँ, किस सोर्स को उठाना है, कहाँ से बात बनेगी, फिर उस पर ट्रस्ट करिए और फिर उसको रिवाइज करिए। रिवीजन जितना करोगे उतना चीज़ें आपको समझ आएगी और उतनी ज़्यादा चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भागने दौड़ने से, चीज़ें छोड़ने से ठीक नहीं होता, उस चीज़ों को ग्रैब करने से, समझने से होता है। तो बिल्कुल चित्त को शांत करके बैठिए, और यहाँ वही बैठेगा जिसका चित्त शांत है, नहीं तो भाग जाएंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि हु हा सुनने की जिसको आदत रहेगी वो यहाँ कैसे बैठेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट रीजनिंग का फिर है, कह रहा है इन कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट थर्मोफिलिक माइक्रोब्स इनिशिएट द प्रोसेस। यहाँ देखो, यहाँ से फिर सिली मिस्टेक करवा रहा है ये, थर्मोफिलिक माइक्रोब्स इनिशिएट करते हैं क्या सॉलिड वेस्ट का जब हम कंपोस्टिंग करते हैं, नहीं, वो मीजोफिलिक होते हैं, तो इसलिए ये कट गया, बिल्कुल ए गलत हो गया, और ए इज नॉट करेक्ट, ऐसा एक ही ऑप्शन होता है फोर्थ, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू किल द पैथोजेंस, ये तो पता ही है कि बेसिकली पैथोजेंस को मारने के लिए हाई टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है ना। चलो तो एक सही हो, एक गलत हो गया, आर सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। तो ये मीजोफिलिक माइक्रोब्स होते हैं, ये राइट ऑप्शन ये हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
यहाँ पे ये कुछ इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट किसने दिए हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे पिछले एग्जाम में पूछी गई है, अभी भी पूछी जा सकती है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम तो आपको पता है एजी टेंशनले है, ठीक है अभी, यानी कि ए का 4 आएगा, और ए का 4 आते ही हमारे पास दो ऑप्शन कट गए। अब देखो, कल को और चीज नहीं पता होती है, एक ही पता होती है, तो तुक्के मारने में आराम हो गया ना। अब आपका 50% चांस और बढ़ गया, तो ऐसे एलिमिनेट करने से। तो ए का 4 हो गया। इकोसिस्टम सर्विसेज है ना, कोस्टांजा, बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब आपको किसी चीज की कोई सर्विस ले रहे हैं एजुकेशन में, बैंकिंग में, तो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, इस तरह से इकोसिस्टम सर्विसेज में कोस्टांजा, यानी कि बी का हो गया 3। तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, इस फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया, ए का 4 बी का 3। और अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो विटेकर आ गया, सीधी सीधी बात है, सी का 1 आ गया। और हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेज आ गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन, ए का 4 बी का 3 सी का 1 डी का 2। और ये फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इनको याद रखें, तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपको बढ़िया लग रहा है तो कमेंट करते रहिए, टू वे कम्युनिकेशन करते रहिए। आप वीडियो पॉज करके आंसर भी कर सकते हैं कि ये आंसर इसका होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर आप मेरे साथ मैच कर सकते हैं। मैं इधर उधर की बात ना करके टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी, ठीक है। तो इधर पार्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। और इधर फिर हमारे पास पार्टिकल रेंज दी गई है साइज की, कि जैसे ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर है वो किस लिए यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर है या वेट कलेक्टर है या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, वो किस लिए यूज होगा। तो हमें पता है जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर होता है वो तो हैवी को बेसिकली पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा, तो यानी कि इक्वल टू या ग्रेटर देन 50 होगा माइक्रोमीटर, तो ए के साथ तो 1 मैच करेगा सीधा सीधा, क्योंकि ये बड़ा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है बेसिकली, अगर बात करें ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करते हैं तो बहुत छोटा फाइन पार्टिकल को कर सकता है, यानी कि लेस देन 1 को, तो डी का 2 हो गया। तो वैसे ही हमारे पास ए का 1 है, और ए का 1 देखिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेट ऑप्शन में ही है, यहीं से ऑप्शन हो गया अगर एक ही पता है तो ए का 1 बी का 4 हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर में आ गया 5 to 25, और सी का यानी कि वेट कलेक्टर या स्प्रे टावर का आ गया बेसिकली इक्वल टू या ग्रेटर देन 10 आ गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेस देन 1 यानी कि डी का 2 आ गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आप इससे एलिमिनेशन मेथड से करने की आदत डालें, क्वेश्चंस बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आपको सीधा सीधा कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ईएसपी के बारे में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में और कितना जानते हो आप, ये भी मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ईआईए का है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन ईआईए प्रोसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या स्टडी करते हैं ये बताना, सीक्वेंस तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले स्कोपिंग होगा, यानी कि बी सबसे पहले आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गया, फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। स्कोपिंग के बाद लास्ट में क्या करते हो, लास्ट में इम्पैक्ट जो भी आया उसको मिटिगेट करोगे, है ना। बी सबसे पहले और सी सबसे लास्ट, तो ये दोनों ऑप्शन में ऐसा है। अब आगे चलिए, जैसे ही स्कोपिंग करोगे, स्कोपिंग में आपको बताना है क्या है, उसके बाद इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे भी। स्कोपिंग के बाद हमारा क्या काम होता है, इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना, यानी कि बी के बाद होगा डी, बी के बाद डी, फिर होगा बेसिकली इम्पैक्ट प्रिडिक्शन होगा, और फिर इवेल्युएशन होगा इम्पैक्ट का, और फाइनली हम मिटिगेट करने की बात करेंगे। तो सही ऑप्शन फर्स्ट हो गया, दैट इज बी डी ई ए, बी डी ई ए सी, ये राइट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और आपको पता है ईआईए से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको इरिटेट नहीं होना, मेरी बात सुननी है, ये आपके काम की बात है। अगर आप इस तरह के पार्ट्स चाहते हैं कि हमें पीवाई क्यू के ही पार्ट्स चाहिए, ऐसे ही 25 क्वेश्चन के पार्ट चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए कि ऐसे ही चाहिए, यही सेशन चाहिए। क्योंकि देखो, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको किस चीज की जरूरत है ये आप डिसाइड करोगे ना, कि आपको क्या नहीं आ रहा, लास्ट टाइम में आपके लिए क्या चीजें ठीक है। मैं कुछ भी आपको परोसता रहूँ, आपके काम की चीज ही ना हो तो अच्छी चीज नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट। तो आप मुझे कमेंट करके पक्का बता रहे कि ऐसा सेशन चलने दीजिए, और कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं उससे फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ, ये लोग ये चाह रहे हैं तो यही करते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटका वोल्टेरा मॉडल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू लोटका वोल्टेरा मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, द प्रे एंड प्रीडेटर पॉपुलेशन नेवर रीच देयर इक्विलिब्रियम वैल्यू एट द सेम टाइम। सही बात है, सेम टाइम पे कैसे पहुंचेगी इक्विलिब्रियम पे, है ना, कि एक ही टाइम पे प्रे और प्रीडेटर नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। सेकंड कह रहा है देयर इज फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस होता है इसलिए सेम टाइम पे नहीं पहुंचती। 2 पाई नहीं, 2 पाई का नहीं होता, पाई/2 का बेसिकली फेज डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, इस तरह का हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया, यानी कि ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। समझ गए ये क्वेश्चन? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्यों है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात की है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन से अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास बेर रो की होगा, बेर लैंड ही होगी, उसी पे आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसमें तो एक से ही हो गया, बी पहले इसी में एक में ही है ना, तो ये तो इसमें सोचना ही नहीं, बेर रोक होगी, रोक के ऊपर लाइकेन आ गया, ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या हो गया, ग्रासेस और सेजेस हो गया, फिर उसके बाद शब्स हो गया, और फाइनली हमारे पास फॉरेस्ट आ गया। तो BAEDC फर्स्ट ऑप्शन है। ये देखो सीधे सीधे हो गया कि बेर रोक है, पहले पास रोक है, उसी पे तो स्टार्ट करेंगे सक्सेशन, है ना, सोइल बनाएंगे, ये वो सब बातें होंगी, आपको याद आ रहा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब बातें। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है CEC के बारे में। द वैल्यू ऑफ CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल। आपको केलोनाइट दिया है, इलाइट दिया है, और मोन्टमोलिनाइट दिया है, और वर्मिकुलाइट दिया है। आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ CEC कैटायन एक्सचेंज की मैक्सिमम किस में होती है, कौन से क्ले मिनरल में होती है, ये आप पक्का पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कमेंट भी किया करो रोक के कि इसका आंसर ये है, फिर मैच किया करो। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ है वर्मिकुलाइट। क्या है राइट ऑप्शन? वर्मिकुलाइट है। इन सब की मैं आपको CEC बता भी देता हूँ कि किसकी कितनी है। अगर वर्मिकुलाइट की बात करें तो देखिए 100 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम हो गया, और मोल्नाइट की बात करें तो 70 to 130 हो गया, इलाइट की बात करें तो 20 to 40 हो गया, अगर क्योलोनाइट की बात करें तो 3 to 5 हो गया। इनको सीक्वेंस में लगाना भी पूछा जा सकता है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना कहे तो सबसे कम के याद रखना, फिर आई याद रखना, फिर एम याद रखना, फिर वी याद रखना, किम वी काइम वी, ऐसे कैसे याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द continuous सीरीज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। बोवेन्स रिएक्शन सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भी। अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द continuous सीरीज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। और इसमें आपको पता है सबसे पहले बाइटोनाइट होगा, यानी कि डी सबसे पहले। अब ये ऑप्शन सीधा सीधा कट गए, ये राइट ऑप्शन यही हो गया, है ना, DACB। देखो एक एक से ही बात बन रही है, DACB। अब आपको थोड़ा देखो, अब मैं आपको पूरा थ्योरी तो एक्सप्लेन यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है, सारी चीजें एकदम जल्दी जल्दी करनी है, तो ये चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक है ना, ये आपको बोवेन्स रिएक्शन के बारे में है, ये पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैरारिकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टॉप टू बॉटम हैरारिकी पूछी है ना। तो सबसे बड़ा टॉप में क्या आएगा, बायोस्फीयर सबसे बड़ा है ए, यानी कि बायोस्फीयर ए में दिया है, तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा है ए। उसके बाद देखो बायोस्फीयर के बाद इकोसिस्टम आ गया, इकोसिस्टम के बाद कम्युनिटी, उसके बाद पॉपुलेशन, और उसके बाद स्पीसीज, तो यानी कि ए के बाद आ गया ई। राइट ऑप्शन सीधा सीधा फर्स्ट आ गया, AECDBD। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैंने घर नहीं बनाया बैठ के क्वेश्चन, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। बाद में पता नहीं आप पेपर में इतना प्रेशर ले लेते हो कि ऐसे क्वेश्चन आए सर, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, जग सुना सुना हो गया। अरे नहीं, आपके इसी से ही पेपर से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मतलब 5 7 क्वेश्चन को छोड़ दो तो आप मैनेज कर सकते हो। टेम्परामेंट को ठीक रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, टाइम मैनेज करना होता है, और ये सारी बातें मैं करता हूँ, लेकिन आप मानते नहीं है मेरी बात ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक दी हुई है और बायोम्स दिए हुए हैं, और आपको मैच करना है। तो देखिए मैं देखो सीधा सीधा मैं डेजर्ट की तरफ जाता हूँ,
तो डेजर्ट क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से, तभी तो डेजर्ट है ना। तो सब ट्रॉपिकल। डी के बाद सीधा टू करता हूँ मैं। और आप इन क्वेश्चन में देखिए, मैंने इसलिए किया क्योंकि डी का सब में या तो वन है या टू या थ्री अलग अलग दे रखा था, तो डी का टू देखे इसी में है सिर्फ। तो देखो इसी से हो गया, और ये सबसे सिंपल तरीका था खोजने का। तो राइट ऑप्शन ए का तीन, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और स्केटर्ड ट्रीज, लॉमी एंड सैंड सॉइल हो गया। वो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिकली स्वाना की है। ये लिख भी लेना अलग से, ए का तीन हो गया। और बी है ट्रॉपिकल ह्यूमिड टॉल ट्रीज, न्यूट्रिएंट पुअर एंड एसिडिक सॉइल है। ये बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हो गया। और पोलर वाला टुंड्रा हो ही गया, है ना, या ये मैच कर सकते थे। सी का वन हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजनिंग का है। डीडीटी कॉज लार्ज स्केल मोर्टेलिटी अमंग फिश ईटिंग बर्ड्स। ठीक है, डीडीटी टेंड्स टू अंडर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बिल्कुल असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो आपको पता है ना, विद इन ऑर्गेनिज्म अगर इकट्ठा होता है, विद इन ऑर्गेनिज्म अगर इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। जीव में इकट्ठा होना बायो एक्यूमुलेशन होता है ना, ये तो आपको पता ही है। बायो एक्यूमुलेशन डीडीटी विद इन ऑर्गेनिज्म होगी, और ये अगर फूड चेन में आ जाती है, ये फूड चेन में आ गई, तो वो क्या हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया। और इसी वजह से कम हुआ था। तो ए और आर दोनों ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो आपको मुझे बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। और आप और सेकंड सेशन ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं, एग्जाम तक सारे सेशन आते रहे ऐसे 25 क्वेश्चन के, सुपर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। और क्या अच्छा लगा, क्या बढ़िया नहीं लगा, ये सब बातें आप बता सकते हैं एथिकली। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि फाउंडेशन बैच हमारा ओपन हो चुका है नेक्स्ट सेशन के लिए, यानी कि दिसंबर के लिए। कहाँ पे, अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे, मोबाइल ऐप है, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं 10 की 10 यूनिट्स, प्लस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पेपर वन के साथ आप कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप विलिंग हैं तो। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। और आप ऐसे सेशंस एग्जाम तक चाह रहे हैं कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए कि इसके पार्ट्स आने चाहिए एग्जाम तक। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा, आपके डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स और आप कितना प्यार देते हैं इस चीज़ों को देख के। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।